नमस्कार सभी को। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल इजी कंसेप्ट क्लासेस। इस चैनल पर आप पाते हैं कॉमर्स विषय से संबंधित वीडियो, साथ ही एस्टेट, सीटेट, नेट तथा कुछ टेक्निकल टूल्स जैसे कि ऑनलाइन फॉर्म कैसे बनाएं, क्विज़ कैसे बनाएं, फीडबैक किस प्रकार से लें या फिर वीडियो किस प्रकार से बनाएं। इस प्रकार की वीडियोस जो हैं वो आप पाते हैं ताकि आप अपने आप को डिजिटलाइजेशन कर पाएँ। हमारी पिछली वीडियोस में आप सबने बढ़िया रिस्पांस दिया, जो कि एक मोटिवेशन के रूप में हमारा हौसला अफजाई करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की हमारी यह वीडियो 11th क्लास के चैप्टर 2 पर आधारित है, जिसका नाम है आधारभूत लेखांकन शब्दावली, बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये, क्योंकि इससे आगे आने वाले चैप्टर्स को समझने में आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारा आज का टॉपिक, आधारभूत लेखांकन शब्दावली, बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। शुरू करने से पहले एक इंट्रोडक्शन छोटा सा। माई सेल्फ कुलदीप बीरवाल, पीजीटी कॉमर्स इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कलायत डिस्ट्रिक्ट कैथल। माई क्वालिफिकेशंस आर एमकॉम एमएड, UGC NET in commerce as well as education, and I am here because I love teaching. You can find me on my YouTube channel Easy Concept Classes. तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले चैनल का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम क्या सीखने वाले हैं। लेखांकन से संबंधित कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको हमें अभी से ही जान लेना पड़ेगा जब हम कॉमर्स स्ट्रीम हम चूज़ कर सकते हैं। ये वीडियो +2 वाले बच्चों के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है वो +1 में वो सारी चीज़ें समझ नहीं पाए, क्योंकि शुरू का बिल्कुल चैप्टर होता है। हम असमंजस में होते हैं कि मैं कॉमर्स में जाऊँ या फिर साइंस में जाऊं या आर्ट में जाऊं। तो शुरू के चैप्टर जो हैं वो अक्सर हमारे सोच में ही निकल जाते हैं। तो वो भी +2 वाले बच्चे भी सुन लें इन सारी चीज़ों को, क्योंकि ये इन फ्यूचर उनके लगातार काम आने वाले हैं। तो इन सभी शब्दों को हमें समझना है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। आज हम क्या सीखेंगे। व्यावसायिक लेन देन क्या होता है, पूंजी क्या होती है, आहरण क्या होता है, माल क्या होता है, क्रय क्या होता है, विक्रय क्या होता है, देनदार हम किन को बोलते हैं, लेनदार हम किन को बोलते हैं, संपत्ति क्या होती है, दायित्व क्या होता है, लागत किसे कहते हैं, व्यय किसे कहते हैं, खर्चा क्या होता है, पूंजीगत प्राप्तियां हमारी क्या होती हैं, आयगत या फिर आगम प्राप्तियां हमारी क्या होती हैं, लाभ हम किसे कहते हैं और हानि हम किसे कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें आज की वीडियो में समझनी है, जाननी है। प्रयास करेंगे पूरा का पूरा समझने और समझाने का। चलिए पहले वाले कंसेप्ट पे चलते हैं। सबसे पहले व्यावसायिक लेन देन, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शंस। व्यावसायिक लेन देन ऐसे लेन देनों को कहा जाता है जिसमें किसी वस्तु अथवा सेवा का हस्तांतरण 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य प्रतिफल के बदले में, यानी कि कुछ न कुछ जो है वो पैसे का लेन देन मिलेगा, कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा, होता है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो व्यवसाय में होने वाले प्रत्येक वित्तीय परिवर्तन को, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लिया था ये, कि हम मौद्रिक रूप की चीजें जो हैं वो रिकॉर्ड करते हैं अपने लेखांकन में। वित्तीय परिवर्तन को व्यवसायिक लेन देन कहा जाता है। जब भी कोई व्यवसायिक लेन देन होता है तो इसके परिणाम स्वरूप कुछ संपत्तियां, दायित्व या फिर पूंजियों में परिवर्तन अवश्य होता है। व्यवसायिक लेन देन को हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि हर उस ट्रांजैक्शन का हम अपने उसमें रिकॉर्ड करते हैं। हर उस ट्रांजैक्शन को हम व्यवसायिक लेन देन कहेंगे जिस चीज़ का हम व्यवसाय कर रहे हैं। ठीक है, सिर्फ उसी ट्रांजैक्शन को हम अपने व्यवसाय में रिकॉर्ड करेंगे जिनका हम व्यवसाय कर रहे हैं। इसके अलावा अगर कोई भी चीज़ हम खरीदते बेचते हैं तो उसको हम अपनी ट्रांजैक्शन में नहीं लिखेंगे, हम उन्हीं को लिखेंगे जिस चीज़ से हमारा व्यवसाय जुड़ा हुआ है। चलिए सेकंड पॉइंट हमारा पूंजी, यानी कि कैपिटल बार बार आएगा। व्यवसाय के स्वामी द्वारा जो धन व्यवसाय में लगाया होता है, जो इन्वेस्ट किया होता है उन्होंने, उसको हम पूंजी कहते हैं। यह रोकड़ के रूप में हो सकता है, माल के रूप में हो सकता है, या फिर फिक्स्ड एसेट यानी कि स्थायी संपत्ति, आगे आएगा संपत्ति किसे कहते हैं, उसके रूप में
हो सकता है। इस पूंजी की सहायता से ही व्यवसाय में माल और संपत्तियां शुरू में क्रय की जाती हैं। अगर हम अकाउंटेंसी के कंसेप्ट में कहें तो एक लाइन हमेशा याद रखनी है आपको, जो हमेशा आपकी भविष्य में भी सहायता करती रहेगी, कि कैपिटल जो है वो क्लेम ऑफ ऑनर इन टोटल एसेट ऑफ बिजनेस होता है। ठीक है, जो टोटल एसेट हमारी आएगी जब हम फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे, उसमें जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे, उसमें जो टोटल एसेट होगी उसमें ऑनर का यानी कि व्यवसाय के मालिक का कितना क्लेम है, उसको हम जो है वो कैपिटल कहते हैं। या फिर कहें तो उस धनराशि को पूंजी कहा जाए जिसे व्यवसाय का स्वामी व्यवसाय में लगाता है। इसी राशि से व्यवसाय प्रारंभ किया जाता है। तो प्रारंभ में कुछ ना कुछ तो व्यवसाय शुरू करने के लिए पूंजी चाहिए। दुकान भी खोलेंगे तो दुकान का भी तो एडवांस में किराया देना पड़ेगा, तो वो किराया कहाँ से निकलेगा? व्यवसाय तो हमने अभी शुरू नहीं किया, तो व्यवसाय शुरू नहीं किया तो इनकम भी नहीं हो रही होगी, प्रॉफिट वगैरह, तो कहीं ना कहीं से तो शुरू में लगेगा। तो जो दुकान खोल रहा है, जो फैक्ट्री खोल रहा है, जो कंपनी खोल रहा है, शुरू में अपनी पॉकेट से जो अमाउंट वो व्यवसाय में इनिशियल चीजें, जरूरी चीजें खरीदने के लिए लगाता है, हम उसको कैपिटल के नाम से जानते हैं। कैपिटल जो है वो हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक होगी फिक्स्ड कैपिटल स्थिर पूंजी और एक होगी कार्यशील पूंजी। स्थिर कौन सी होगी? संपत्तियों को प्राप्त करने के लिए जो धनराशि लगाई जाएगी वह स्थायी पूंजी कहलाएगी। जैसे कि मशीनरी वगैरह खरीदने के लिए, या प्लांट वगैरह खरीदने के लिए, या भूमि लैंड वगैरह खरीदने के लिए, या कोई बिल्डिंग वगैरह खरीदने के लिए, तो हम उसको कहेंगे स्थिर पूंजी। फिर दूसरी कार्यशील पूंजी वो होगी जो दैनिक कार्यों के इस्तेमाल के लिए लगाई जाएगी, हम उसको कार्यशील पूंजी कहेंगे। दैनिक मतलब डेली बेसिस हम पेमेंट कर रहे हैं किसी की, तो उस प्रकार की कार्यशील हमारी पूंजी कहलाएगी। चलिए, तो वो वाली लाइन रिपीट कर देता हूं जो आपको हमेशा याद रखने हैं कैपिटल के लिए। कैपिटल इज क्लेम ऑफ ऑनर इन टोटल एसेट्स ऑफ बिजनेस। कैपिटल इज क्लेम ऑफ ऑनर इन टोटल एसेट्स ऑफ बिजनेस। तो ये वाली लाइन आपको हमेशा याद रखनी है। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। आहरण ड्राइंग। यदि व्यवसाय का स्वामी अपने व्यक्तिगत प्रयोग हेतु व्यवसाय से नकदी अथवा माल लेता है तो हम उसे आहरण ड्राइंग के नाम से जानते हैं। व्यवसाय के धन में से किया गया कोई भी निजी भुगतान, मतलब जिसका व्यवसाय है, जो व्यवसाय का मालिक है, वो अपने पर्सनल यूज के लिए कोई भी चीज लेता है। मान लो मोबाइल शॉप हमने खोल रखी है और उस शॉपकीपर जो उस व्यवसाय का स्वामी है, उसको अपने पर्सनल यूज के लिए मोबाइल चाहिए, घर में किसी मेंबर के लिए मोबाइल चाहिए, तो वो जो अपनी शॉप में से उस मोबाइल को ले लेता है, हम उसको आहरण कहेंगे। अगर वो मोबाइल बिजनेस पर्पज से लेता है, मतलब अपने लिए लिया, लेकिन उस मोबाइल का यूज वो बिजनेस के लिए करेगा, डील करने के लिए करेगा, तो फिर हम उसको आहरण नहीं कहेंगे। लेकिन अगर हमने सिर्फ पर्सनल यूज के लिए करता है, घर में किसी मेंबर के लिए ले लिया फॉर एग्जांपल, तो हम उसको आहरण कहेंगे। तो निजी प्रयोग का भुगतान भी कर सकता है वो, जैसे कि अपना इनकम टैक्स वो भर रहा है, व्यवसाय का नहीं, अपना इनकम टैक्स भरता है, तो उसका भुगतान अगर वो पैसे निकाल लेता है व्यवसाय में से, या फिर अपनी पर्सनल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी वगैरह वो भर रहा है, तो फिर हम उसको आहरण की श्रेणी में हम लिखेंगे। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। छोटा सा वीडियो आज का, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। फिर उसके बाद आ गया माल, क्योंकि व्यवसाय तो करेंगे तो माल का तो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। जिस वस्तु का कोई व्यापारी व्यापार करता है, किसी भी वस्तु का, मान लो फर्नीचर की दुकान है, तो हम फर्नीचर खरीदने फर्नीचर बेचने का जो है वो हम व्यवसाय करते हैं, तो जो बेचने के लिए फर्नीचर रखा गया हम उसको कहेंगे गुड्स। लेकिन जो हमने अपने उठने बैठने के लिए, कस्टमर के उठने बैठने के लिए जो हमने वहाँ फर्नीचर रखा है, हम उसको माल नहीं कहेंगे, हम उसको संपत्ति की श्रेणी में लाएंगे। अगला पॉइंट आ जाएगा तो वहाँ पर समझ लीजिएगा। तो माल क्या हुआ? जिस चीज़ का भी हम व्यवसाय कर रहे हैं बेचने का, हम उसको कहेंगे माल। उसको हम अंग्रेजी में गुड्स के नाम से जानते हैं। आप साथ साथ में इंग्लिश में मैंने इसीलिए लिखा है क्योंकि अकाउंटेंसी हिंदी एज कम्पेयर टू इंग्लिश ज़्यादा आसान रहती है। जैसे यदि कोई व्यापारी गेहूं का व्यापार करता है तो गेहूं उसका माल हो जाएगा, फर्नीचर का व्यापार करता है फर्नीचर उसका माल हो जाएगा। तो हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि जब किसी वस्तु का निर्माण या क्रय बिक्री के उद्देश्य से किया जाता है तो फिर वो माल कहलाता है। ठीक है, तो जैसे कि कपड़ा व्यापारी ने जो है कपड़े रखे हैं अपनी शॉप पे तो वो माल हो जाएगा, या चीनी वाला जो व्यवसाय कर रहा है उसमें जो चीनी रखी हुई है वो सारा का सारा माल हो जाएगा। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं।
आसान आसान से पॉइंट है, सिर्फ समझना है, ध्यान से सुनना है। उसके बाद आ गया क्रय, परचेज। क्रय शब्द केवल उस माल को खरीदने के लिए प्रयोग किया जाएगा जिस वस्तु का व्यापारी क्रय विक्रय करता है, ठीक है, तो उसका हम रखा है। अतः संपत्तियों के खरीदने पर वस्तु का क्रय नहीं माना जाता। जैसे कपड़े के लिए व्यापारी के लिए कपड़ा खरीदना क्रय हो जाएगा, कपड़े का जो व्यापार कर रहा है, परंतु यदि वह ग्राहकों के बैठने के लिए फर्नीचर खरीदता है तो हम उस वस्तु को क्रय नहीं कहते, ठीक है। पिछले उदाहरण में मैंने आपको यही बताया था। क्रय दो प्रकार से हो सकता है, एक नकद क्रय, एक उधार क्रय। यदि व्यापारी क्रय किए हुए माल को किसी कारण से विक्रेता को वापस भेजता है तो हम उसे परचेज रिटर्न, क्रय वापसी कहेंगे, आगे फ्यूचर में आएगा बहुत बार। और इसे बाह्य वापसी, रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं। डिटेल में आगे इस प्रकार के बहुत सारे आएंगे, आप सिर्फ अभी क्रय को समझ लीजिए। क्रय हम उस वस्तु को मानेंगे जिस चीज का हम व्यवसाय कर रहे हैं। चलिए अगला मान, सेल्स, विक्रय। व्यापार में केवल माल के विक्रय के लिए विक्रय शब्द का प्रयोग किया जाता है। विक्रय दो प्रकार से किया जाता है, नकद विक्रय, उधार विक्रय। परचेज में भी सेम यही था। अतः संपत्ति को बेचने को विक्रय नहीं माना जाएगा। मतलब फिर वही घूम फिर के आ रही है, जिस चीज का हम व्यवसाय कर रहे हैं उसी से जुड़ी हुई चीजें खरीदी तो वो क्रय, उन्हीं चीजों को अगर हमने बेचा जिस चीज का हम व्यवसाय कर रहे हैं तो हम उसको विक्रय कहेंगे। माल जब अर्थ आया था, गुड्स का जब अर्थ बताया था, जब मैंने यही आपको बताया था, परचेज में भी वही है, विक्रय में भी वही है। जिस चीज का हम व्यवसाय कर रहे हैं उसी से जुड़ी हुई चीजों को जब हम बेचेंगे, यानी कि कपड़ा व्यापारी है तो वो जो कपड़ा बेचेगा तो हम उसको विक्रय की श्रेणी में ले लेंगे। उदाहरण के लिए एक कपड़े का व्यापारी कपड़ा बेचता है तो ये विक्रय कहलाएगा, परंतु यदि कोई अपना पुराना ट्रक वगैरह बेचता है तो हम उसको विक्रय नहीं कहलाएंगे। विक्रित माल को यदि क्रेता किसी कारण से वापस भेजता है तो हम उसको सेल्स रिटर्न, विक्रय वापसी के नाम से, इसे आंतरिक वापसी, रिटर्न इनवर्ड भी कहते हैं। बिल्कुल आसान से हैं, सिर्फ समझने की प्रयास करना है आप लोगों को, ध्यान से सुनना। देनदार, ये लास्ट तक चलेगा, ध्यान रखना। जिन व्यक्तियों को उधार माल बेचा गया हो तथा जिनसे अभी तक राशि प्राप्त ना हुई हो उन्हें देनदार कहा जाता है। फिर से रिपीट करता हूं, जिन व्यक्तियों को उधार माल बेचा गया हो तथा जिनसे अभी तक राशि प्राप्त ना हुई हो उन्हें हम देनदार कहेंगे। जैसे श्याम को 60,000 रुपये का उधार माल हमने बेचा और श्याम जो है वो श्याम को हम डेबिटर कहेंगे क्योंकि हमने उसको उधार माल बेचा है। तो श्याम जब तक 60,000 रुपये नहीं देगा तब तक हम उसको देनदार की श्रेणी में रखेंगे। तो वो देनदार कौन हुए? जिनसे हमने पैसा लेना है, व्यवसाय ने पैसा लेना है। फिर उसके बाद लेनदार, जिन व्यक्तियों से हमने माल उधार खरीदा हुआ है किंतु अभी तक उन्हें भुगतान नहीं किया गया है उन्हें हम लेनदार कहेंगे। उदाहरण के लिए श्याम से 80,000 रुपये का माल हमने खरीदा और उसको उसमें से 40,000 रुपये का भुगतान कर दिया तो हम अभी भी 40,000 रुपये के जो है वो श्याम के लेनदार हैं। तो हमने ये वाला पैसा देना है, देनदार वाला पैसा हमने लेना है, ठीक है। तो ये हमारी एक तरह से लायबिलिटी रहेगी, आगे आएगा तो लायबिलिटी किसे कहते हैं। तो लेनदार वो हो गए जिनको हमने पैसा देना है, जिन व्यक्तियों से हमने उधार माल खरीद रखा है, जिनका भुगतान अभी नहीं किया। देनदार वो हो गए जिन्होंने हमसे उधार माल खरीद रखा है। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, संपत्तियां। इसका अर्थ थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। संपत्तियों से आशय उन आर्थिक स्रोतों से है जिन्हें मुद्रा में व्यक्त किया जा सकता है। वैसे तो हर चीज को हम मुद्रा में व्यक्त करके लिखते हैं। जिनका मूल्य होता है और जिनका उपयोग व्यापार के संचालन या फिर आय अर्जन के लिए किया जाता है। उन सभी वस्तुओं को संपत्ति कहते हैं जिन पर व्यवसाय का, व्यापारी का स्वामित्व होता है, जैसे कि भूमि, भवन, मशीनरी, फर्नीचर, माल, रोकड़ इत्यादि। ये सामान्यतः व्यवसाय को संचालित करने के उद्देश्य से खरीदी जाती है, मतलब हमें व्यवसाय चलाने में मदद करेंगी, न कि पुनः बिक्री के लिए। तो बेचने वाली चीजें नहीं है, बेचने वाली तो विक्रय हम उनको कहते हैं जिनका हम व्यवसाय कर रहे होते हैं। संपत्तियां वो नहीं होती, संपत्तियां हमें व्यवसाय को चलाने में सहायक होती हैं। इनमें वे धनराशियां भी शामिल होती हैं जो अन्य पक्षों से व्यवसाय ने लेनी है, जैसे कि डेबिटर्स, ठीक है। तो डेटर्स भी हमारे संपत्ति में आ जाएंगे।
अन्य शब्दों में कहें तो ऐसी प्रत्येक वस्तु जिसको भविष्य में नकदी में बदला जा सकता है या कोई लाभ प्राप्त होने की संभावना होती है तो हम उसको संपत्ति कहते हैं। या फिर एक लाइन जो आपको हमेशा याद रखनी है, कोई भी ऐसी वैल्यू जिसका बेनिफिट आने वाले सालों में मिलेगा, भविष्य में मुझे मिलेगा, हम उन सभी को जो है वो संपत्ति कहेंगे। फॉर एग्जांपल मशीन है, मशीन जो है वो आज या कल या परसों या एक साल तक ही यूज़ नहीं होगी, वो आने वाले लगातार सालों में जब तक उसकी वैल्यू ख़त्म नहीं हो जाती, मान लेते हैं हम 10 साल तक वो मशीनरी चलेगी, तो आने वाले अगले 10 साल तक हमें उसका बेनिफिट मिलता रहेगा, तो वो हमारी संपत्ति कहलाएगी। संपत्ति का हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। गैर चालू संपत्तियां, वे संपत्तियां व्यवसाय में दीर्घकालीन तक प्रयोग में आने वाली हों, उन्हें गैर चालू संपत्तियां कहते हैं। दीर्घकालीन विनियोग तथा स्थायी संपत्तियां जैसे कि भूमि, भवन, मशीनरी, फर्नीचर, मोटर कार इत्यादि गैर चालू संपत्तियों का उदाहरण है। इनको हम स्थायी संपत्तियों के नाम से भी जानते हैं। अतः ये ऐसी संपत्तियां होती हैं जिनका उद्देश्य जल्दी से जल्दी रोकड़ में बदलना नहीं होता, बल्कि ये व्यवसाय को चलाने में हमारे काम आती हैं। फिर दूसरा, चालू संपत्ति, करंट एसेट। चालू संपत्तियों से ऐसे उन संपत्तियों से है जो व्यवसाय में पुनः विक्रय के लिए या फिर अल्पावधि यानी कि कम समय में रोकड़ में परिवर्तन करने के लिए रखी जाती है, इसीलिए इन्हें चालू संपत्ति या फिर चक्रीय संपत्ति अथवा परिवर्तनशील संपत्ति कहा जाता है। कि जैसे कि देनदार, पूर्वदत्त व्यय, स्टॉक और प्राप्य बिल इत्यादि, ये सारे के सारे आगे फ्यूचर में आपके आएंगे चैप्टर में, तो हम वहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। फिर तीसरे प्रकार की होती है टेंजिबल एसेट, मूर्त संपत्ति। मूर्त संपत्ति हम उनको कहते हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, जिनका भौतिक अस्तित्व होता है, जैसे कि भूमि, मशीनरी, प्लांट, स्टॉक वगैरह। और एक होती हैं इंटेंजिबल एसेट्स, अमूर्त संपत्तियाँ। ये वो होती हैं जिनको देखा या छुआ नहीं जा सकता, लेकिन इनके जो हैं वो कुछ उदाहरण हो सकते हैं, जैसे कि कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, गुडविल, पेटेंट्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स वगैरह। तो ये हमारी सारी की सारी अमूर्त संपत्तियों में आती हैं। तो संपत्ति का एक बिल्कुल साधारण सी आपको लाइन हमेशा याद रखनी है कि ऐसी कोई भी ऐसी वैल्यू जिसका भविष्य में आने वाले समय में हमें बेनिफिट मिलता रहेगा, हम उसको संपत्ति के नाम से जानते हैं। जैसे कि लैंड है, यूँ नहीं है कि आज ही यूज़ की और ख़त्म हो गई, उसका भविष्य में भी हम फ़ायदा कहेंगे। भवन है, उसका आज ही यूज़ नहीं होगा, उसका साल दर साल जो है वो हम उसको यूटिलाइज करते रहेंगे। तो ये है संपत्ति। फिर उसके बाद अगला पॉइंट आएगा हमारा दायित्व, जिसको हम हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं हम लायबिलिटी। लायबिलिटी को ऑब्लिगेशन भी कहा जाता है। और एक साधारण सी लाइन इसके लिए याद रख लें, क्लेम ऑफ आउटसाइडर्स इन द टोटल एसेट्स। जो हमने पूंजी में पढ़ा था, पूंजी में क्या था, क्लेम ऑफ द ओनर इन द टोटल एसेट्स ऑफ बिजनेस। और लायबिलिटी क्या हो गई, क्लेम ऑफ द आउटसाइडर्स, जो बाहर के हैं, व्यवसाय से जुड़े, व्यवसाय के नहीं है। पूंजी तो व्यवसाय के स्वामी की थी, तो इसलिए हम क्लेम ऑफ द ओनर लिख रहे थे वहाँ पे। अब यहाँ पर हो गया क्लेम ऑफ द आउटसाइडर इन द टोटल एसेट्स ऑफ बिजनेस। तो क्या है ये, वह धनराशि जो व्यवसाय में अन्य व्यक्तियों, स्वामी को छोड़कर देनी है, दायित्व कहलाता है। इसे बाह्य दायित्व भी कहा जाता है। अतः यदि व्यापारी राम से उधार माल खरीदता है तो राम लेनदार के रूप में दायित्व है। इसी प्रकार जब व्यापारी बैंक में जमा राशि से अधिक राशि निकाल लेता है, जिसको ओवरड्राफ्ट के नाम से जानते हैं, तो वो भी हमारा दायित्व कहलाता है। दो भागों में इसको बांट सकते हैं हम। एक आ जाएगी गैर चालू दायित्व, ऐसे दायित्व जिनका भुगतान एक लंबी अवधि के बाद में करना है, कम से कम 1 वर्ष में किया जाना है, तो उन्हें स्थायी दायित्व के नाम से जानते हैं, जैसे कि लॉन्ग टर्म लोन, डिवेंचर्स या फिर पब्लिक डिपॉजिट्स एक्सेट्रा। और करंट लाइबिलिटीज ऐसी हो गई जिनका 1 साल के अंदर अंदर जो है वो हमें भुगतान कर देना है जल्दी से, तो उनको हम शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ के नाम से जानते हैं, जैसे कि क्रेडिटर्स, बिल पेबल, शॉर्ट टर्म लोन्स या फिर बैंक ओवरड्राफ्ट। इन सभी की डिटेल आगे आने वाली है। तो ये हमारे दायित्व हो जाएंगे। फिर अगले वाला पॉइंट आएगा हमारा कॉस्ट, लागत। बिल्कुल साधारण शब्दों में, जब हम किसी वस्तु या लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, जब हम कोई वस्तु या लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसे प्राप्त करने के लिए जो राशि देनी पड़ती है
हम उसको लागत के नाम से जानते हैं। किसी वस्तु के उत्पादन में या किसी सेवा को प्राप्त करने हेतु जो व्यय हमें करने पड़े हैं उनका योग जो है वो लागत कहलाता है। ठीक है, तो फिर से कहूँ तो बिल्कुल साधारण सा है, जब हम कोई वस्तु या लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो उसे प्राप्त करने में जो राशि हमें देनी पड़ेगी हम उसको लागत या फिर कॉस्ट के नाम से जानते हैं। बिल्कुल आसान सी बात है। अगले टर्म व्यय, एक्सपेंसेस, बार बार आने वाला। आगम की प्राप्ति के लिए प्रयोग की गई वस्तुओं और सेवाओं की लागत को हम व्यय के नाम से जानते हैं। माल अथवा सेवाओं को उत्पन्न करने अथवा विक्रय करने में जो लागत आती है हम उसको व्यय कहते हैं। जैसे कि हम इसमें जो शामिल कर लेते हैं विक्रय की कॉस्ट ऑफ सेल्स, या फिर व्यापार में संपत्तियों के प्रयोग से उनके मूल्य में जो कमी आ जाती है जिसको हम डेप्रिसिएशन के नाम से जानते हैं, पूरा का पूरा एक चैप्टर है, तो वो भी हमारी जो है वो खर्चे के अंदर आ जाती है, एक्सपेंसेस व्यय के अंदर आ जाती है। सामान्यतः व्यापारिक व्यय होते हैं जैसे कि वेतन, विज्ञापन। वेतन क्या हुआ, जो हमने किसी न किसी चीज़ की सेवा के लिए खर्चा कर दिया, कमीशन या फिर किराया आदि। इसके लिए एक बिल्कुल साधारण सी लाइन जो आप लोगों को याद रखनी है, ऐसी वैल्यू जिसका बेनिफिट हमने ले लिया है हम उसको जो है वो एक्सपेंसेस के नाम से जानते हैं। ऐसी वैल्यू जिसका बेनिफिट हमने पहले ही ले लिया है उसको हम व्यय के नाम से जानते हैं। इट डजेंट मैटर, यह मायने नहीं रखता वेदर पेमेंट हैज़ बीन मेड और नॉट, कि वो पेमेंट की गई है या नहीं की गई है। ठीक है, आगे बिग कंसेप्ट में आ जाएगा ये सारा का सारा कि ये किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं, लेकिन अभी सिर्फ एक लाइन याद रख लेना, ऐसी वैल्यू जिसका बेनिफिट हमने ले लिया है चाहे उसकी पेमेंट की गई है या नहीं की गई है हम उसको व्यय के नाम से जानते हैं। जैसे कि विज्ञापन व्यय, कमीशन, डेप्रिसिएशन, किराया, वेतन, वेजेस इत्यादि, ये सारे के सारे हमारे एक्सपेंसेस के अंदर आते हैं। ऐसी वैल्यू जिसका बेनिफिट हमने ले लिया है चाहे उसकी पेमेंट की है चाहे नहीं की है हमारा व्यय कहलाएगा। जैसे फॉर उदाहरण अगर हम इसको ले लें जैसे कि पूरे जून का महीना चल रहा है, पूरे जून के महीने की जब पूरे जून के महीने में कर्मचारी काम करता है फिर उसको हमने सैलरी और जो वेजेस जो पे करना है तो हम उसको व्यय कहलाएंगे। ठीक है, तो जब हम ये कहेंगे कि ऐसे पूरे जून के महीने में कर्मचारी ने काम कर लिया तो हम उसको क्या देंगे, उसको अकाउंटिंग भाषा में हम सैलरी कहते हैं, लेकिन असल में हम सैलरी नहीं, हम तो कैश देते हैं। ठीक है, तो कैश हमारी एसेट होती है, याद रखिएगा। ये चीज़ें बाद में जब हम ट्रांजैक्शन करनी सीखेंगे, जर्नल एंट्रीज करनी सीखेंगे तो यही सारी चीज़ें काम आने वाली हैं हमारी। अगले पॉइंट पे चलते हैं, खर्चा, एक्सपेंडिचर। संपत्तियां, माल अथवा सेवाएं प्राप्त करने के लिए किए गए भुगतान अथवा दायित्वों जो लाइबिलिटीज हैं उनकी उत्पत्ति को खर्चा कहते हैं। संपत्ति, माल अथवा सेवाएं प्राप्त करने के लिए किया गया कोई भी भुगतान अथवा संपत्ति का हस्तांतरण खर्चा कहलाता है। खर्चे हमारे दो प्रकार के होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, पूंजीगत खर्चा। स्थायी संपत्तियों को प्राप्त करने हेतु किए गए खर्चे को पूंजीगत खर्चे कहते हैं। जैसे भवन खरीदना, मशीनरी खरीदना, फर्नीचर आदि खरीदना, क्योंकि फर्म को अनेक वर्षों तक इन संपत्तियों का लाभ प्राप्त होता रहेगा, अतः इन्हें हम संपत्तियों में लिखते हैं, तो इसको हम पूंजीगत खर्चा कहेंगे क्योंकि इनका हमें फ्यूचर में लगातार बेनिफिट मिलता रहेगा। और दूसरा होता है हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, आयगत खर्चा। आयगत खर्चा वह खर्चा होता है जो आवर्ती प्रवृत्ति का होता है और इसका लाभ एक लेखांकन अवधि में ही प्राप्त हो जाता है, तो लॉन्ग टर्म नहीं है, शॉर्ट टर्म के रूप में ले लीजिए आप इसको। आयगत खर्चे ऐसे सभी खर्चे हैं जो चालू वित्त वर्ष में, चालू लेखांकन वर्ष में खर्च किए जाएंगे तथा फर्म का लाभ उसी लेखांकन वर्ष में प्राप्त कर लेंगे। उदाहरण के लिए माल तथा सेवाओं का क्रय। इन सभी खर्चों से व्यवसाय में लाभार्जन क्षमता तो नहीं बढ़ेगी, परंतु ये खर्चे व्यवसाय के वर्तमान लाभार्जन क्षमता को बढ़ाने में सहायक होते हैं। ये खर्चे किसी संपत्ति का निर्माण नहीं करते जो दीर्घकालीन समय तक प्रयोग होने वाले, तो शॉर्ट टर्म खर्चे हो गए ये, और जो हमारे पूंजीगत खर्चे थे वो लॉन्ग टर्म हमारे खर्चे हो गए।
ठीक है, तो खर्चे से आगे चलते हैं हम। पूंजीगत प्राप्तियां, कैपिटल रिसिप्ट, ऐसी प्राप्तियां, अभी तक हम खर्चे की बात कर रहे थे, तो हम चलते हैं प्राप्तियों के ऊपर। ऐसी प्राप्तियां जो अनावर्तक प्रकृति की, नॉन रिक्यूरिंग नेचर की होती हैं, अर्थात ऐसी प्राप्तियां जो लगातार प्राप्त नहीं होती, पूंजीगत प्राप्तियां कहलाती हैं। वही वो खर्चे का रिवर्स कर लो, हमारा पूंजीगत खर्चा क्या था, जो लॉन्ग टर्म तक जो है वो चलेगा, लंबा चलेगा, उसी का रिवर्स आ गया, जो लगातार प्राप्त नहीं होती। इन सब प्राप्तियों के कुछ उदाहरण हो सकते हैं, जैसे कि स्वामी से जो हमने पूंजी प्राप्त की थी, हम उसको किस नाम से जानते हैं, जो स्वामी ने शुरू में ही बिजनेस शुरू करने के लिए लगाई थी, कैपिटल के नाम से, ठीक है। लोन के रूप में हो सकती है, डिपॉजिट्स के रूप में राशि हो सकती है, विनियोगों के विक्रय की राशि हो सकती है, सेल्स प्रोसीड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, स्थायी संपत्तियां जैसे कि भूमि, भवन, मशीनरी आदि की विक्रय की राशि हो सकती है इसमें, और अलाभकारी संस्थाओं द्वारा प्राप्त अनावर्तक प्रकृति की राशियां जैसे कि सदस्यता फीस या फिर वसीयतनामा इत्यादि, ये सारी की सारी हमारी कैपिटल रिसिप्ट के अंदर आती हैं, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म वाली चीज़ें हैं सारी की सारी, जो लगातार नहीं होती, कभी कभी होती हैं। अगले पॉइंट पे चलते हैं। आगम अथवा आयगत प्राप्तियां, रिवेन्यू रिसिप्ट्स, ऐसी प्राप्तियां जो आवर्तक प्रवृत्ति की होती हैं, रिक्यूरिंग नेचर की होती हैं, अर्थात ऐसी प्राप्तियां जो नियमित रूप से रेगुलर प्राप्त होती रहती हैं, उनको हम जो है आगत या फिर आगम के नाम से जानते हैं। इसमें कुछ उदाहरण मुख्य रूप से हो सकते हैं, जैसे कि दिए गए ऋण पर ब्याज की प्राप्ति, कमीशन मिल जाना, रेंट मिल जाना, ये लगातार चलते हैं हमारे। देखिए हर महीने रेंट आएगा, हर बिक्री या हर सेल्स पे कमीशन आएगा, पुराने अखबारों का विक्रय लगातार चलता रहेगा, हमारा बैंक पर हमें ब्याज फिक्स टाइम पर मिलता रहता है, लगातार साल में 2 बार। विनियोग पर प्राप्त ब्याज अथवा लाभांश जो हमने इन्वेस्टमेंट कर रखा है उसके जो है वो हमें लगातार प्राप्त होती रहती हैं। तो ये क्या होती हैं, सर्विसेज हैव बीन रेंडर्ड, इनकम अकर्ड, इट डजेंट मैटर वेदर इट इज़ रिसीव्ड और नॉट रिसीव्ड। हमने जो सेवाएं जो दे दी हैं, जो लगातार मिलती चली जाएंगी हमें, बेशक चाहे उसकी पेमेंट उनकी रिसिप्ट हुई है या नहीं हुई, वो सारी की सारी हमारी आयगत अथवा आगम प्राप्तियां कहलाती हैं। अगले पॉइंट पे चलते हैं, लाभ, प्रॉफिट। इसी के लिए तो व्यवसाय शुरू किया था हमने, लाभ के लिए। हमारी शुरू ही हमारी वीडियो इसी से हुई थी। व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, लाभ प्राप्त करना। जब व्यवसाय की लेखांकन अवधि में कुल आगमों का योग कुल योग व्ययों के योग से अधिक होता है तो वो हमारा लाभ कहलाता है। कुल आगमों के योग कुल व्यय के योग से अधिक हो जाता है तो हम उसको लाभ कहते हैं। इससे स्वामी की पूंजी में वृद्धि होती है। आगे जाने वाले फ्यूचर में जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो हम इन सभी को कैपिटल में ऐड करते चलेंगे, अर्थात इसे व्यवसाय की पूंजी में जोड़ दिया जाता है। उदाहरण के लिए यदि लेखांकन अवधि में कुल आगम 1 लाख रुपए था और कुल व्यय 50,000 रुपये था तो हमें 50,000 रुपये का लाभ हुआ। ठीक है, तो ये तो आसान सा कंसेप्ट था, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं थी लाभ वाले में। फिर उसके बाद हानि, भविष्य जो है वो उसमें कुछ भी हो सकता है, लाभ भी हानि। हमारा प्रयास लाभ का होता है लेकिन सरकमस्टांसेस की वजह से हानि भी हो सकती है। तो हानि शब्द को हम 2 रूपों से व्यक्त कर सकते हैं। प्रथम रूप से हानि से अभिप्राय लाभ के विपरीत शब्द हानि से है, जिसका जब व्यवसाय में लेखांकन अवधि में कुल आगमों का योग कुल व्ययों से कम रह जाता है तो उसको हानि कहते हैं। इसका इफेक्ट जो है वो स्वामी की पूंजी कम हो जाती है इससे, अर्थात इसे स्वामी की पूंजी में से घटा दिया जाता है। उदाहरण के लिए यदि लेखांकन अवधि में कुल आगम 50,000 हो और कुल व्यय हमारा 70,000 हो गया तो हमें 20,000 रुपये की हानि हो गई। दूसरे शब्दों में कहें तो हानि से अभिप्राय व्यवसाय से संबंधित ऐसी क्रियाओं से है जिनसे व्यवसाय को किसी भी प्रकार की उपयोगिता प्राप्त नहीं होती है। उदाहरण के लिए जैसे आग लग जाना, चोरी हो जाना या बाढ़ आ गई या किसी भी दुर्घटना से होने वाली हानि, इसे हम एबनॉर्मल लॉसेस के नाम से जानते हैं। इन फ्यूचर इसी प्रकार से प्रश्न आएंगे। यहाँ याद रखने वाली बात यह है कि व्यय हानि से भिन्न होता है। उदाहरण के लिए कार, जो कि एक संपत्ति है व्यवसाय की, का दुर्घटनाग्रस्त हो जाना हानि है, परंतु इसका जो डेप्रिसिएशन इस पे लगेगा वो व्यय होगा। जैसे
व्यय करने से आगम की प्राप्ति होती है जबकि हानि से आगम की प्राप्ति नहीं होती है। मतलब जो भी हम वो एक्सपेंसेस कर रहे हैं, और एक्सपेंसेस की क्या थी डेफिनेशन कि जिसका बेनिफिट हमने ऑलरेडी ले लिया है। वह अपनी इच्छा से किया जाता है, हानि अपनी इच्छा से नहीं होती, अब नॉन लॉसेस होते हैं। तो व्यय के बदले उपयोगिता मिलती है। जैसे कि मान लो हमने कोई कंप्यूटर ऑपरेटर रख लिया अपने व्यवसाय में, तो उसकी उपयोगिता हम यूज़ कर रहे हैं और उसका बेनिफिट हम ले रहे हैं, और बदले में उसको जो सैलरी दे रहे हैं हम उसको व्यय कहेंगे, जबकि हानि के बदले में कोई भी उपयोगिता हमें नहीं मिलती है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आप सभी का धन्यवाद। आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न अगर चल रहा है तो आप मुझे ट्विटर पर जो है वो लिख सकते हैं। आपके सामने मेरा ट्विटर हैंडल लिखा आ रहा है @कुलदीप सर, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हैं kuldipsir@gmail.com पर। आपको भविष्य में भी इसी प्रकार की और भी वीडियो लगातार मिलती रहेंगी। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो जो अभी अपलोड ये वाली है इसको लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। हमारी आगे फ्यूचर में आने वाली वीडियोस आपको लगातार मिलते रहेंगी। बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा, वो नोटिफिकेशन के काम आता है। तो तब तक के लिए, अगली वीडियो तक के मुझे इजाज़त दें। आप सभी का दिन शुभ रहे। धन्यवाद।